हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। जिस टॉपिक का नाम है विश्व विरासत स्थल। एग्जाम के पर्पज से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विश्व विरासत स्थल, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं, विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो विश्व विरासत स्थल जो होता है उसका टैग कौन देता है, तो यूनेस्को, है ना। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि यूएन के अंडर में आता है। यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, इसी की एक संस्था है यूनेस्को, जो कि किसी स्थान को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देती है या टैग देती है, ठीक। यूनाइटेड नेशन जो है इसका गठन 1945 में हुआ था, यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में शांति लाने के लिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, ठीक है। और इसी से आगे इसी की एक संस्था है यूनेस्को, जिसकी स्थापना कब की गई, तो 1945 में, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई, ठीक है। यूनेस्को जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, पेरिस है, ठीक। अब भारत यूनेस्को का सदस्य है कि नहीं है, तो भारत यूनेस्को का सदस्य है। जैसे ही यूनेस्को का स्थापना हुआ उसके एक साल बाद यानी 1946 में भारत भी इसका मेंबर बन गया, यानी कि भारत भी यूनेस्को का सदस्य है, ठीक। यूनेस्को में टोटल कितनी कंट्रीज शामिल है, यानी कि यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है, तो यूनेस्को के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है, यानी कि 193 है, ठीक। उसके बाद 1972 में 1972 में एक कन्वेंशन हुआ, पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, और उसके तहत प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक चीजों को संरक्षित करने के लिए एक संधि हुई, ठीक है ना। उसी के तहत विश्व विरासत स्थल धीरे धीरे जो जगह थे उनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाने लगा, है ना। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरे विश्व की अगर बात करें, तो ऐसी कितनी जगहें हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। देखिए, विश्व विरासत स्थल में कोई झील भी हो सकती है, कोई पर्वत भी हो सकता है, कोई आपकी नदी भी हो सकती है, कोई वेटलैंड भी हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है, कोई स्मारक हो सकता है, कोई किला हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट वो एक कल्चरल होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए या फिर मिक्स होनी चाहिए, ठीक। तो पूरे विश्व भर में 1154 यानी कि 1154 जो जगह है उनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल स्थल है उनकी कुल संख्या 897 है, यानी 897, है ना। उसके साथ अगर देखें तो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक स्थल है, उनकी कुल संख्या 218 है, जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और मिक्स यानी कि मिश्रित तौर पर देखें तो 39 ऐसी जगह हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ठीक है। अब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो है इटली। इटली में टोटल 58 यानी 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसे अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो अगर इटली में आप घूमते हुए कहीं पर जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द मतलब पास में ही, क्योंकि एरिया इसका उतना ज्यादा है नहीं, तो पास में ही बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाती है। जैसे वेनिस हो गया, यहाँ की राजधानी है, ठीक, सॉरी इटली की राजधानी रोम है, रोम जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके साथ साथ वेनिस है, बहुत ही सुंदर शहर है, ठीक। और अगर इंडिया की बात करें कि भारत जो है, भारत के ऐसे कितने स्थल हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो भारत में कुल मिलाकर के 40 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन 40 स्थल में से 32 जो है वह सांस्कृतिक है, कल्चरल है, 7 जो है वह प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत के जितने भी
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में प्रॉपर डिटेल से, फुल टू डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं भारत के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल स्थलों की संख्या जो है वह 40 है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कौन देता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में ज़्यादा समझने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आगरा के किला के बारे में। तो आगरा का किला जो है यह कहाँ पर है, आगरा में है। कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था, है ना। अकबर जो कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है ना। अकबर जिसने कि मुगल वंश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक। ठीक, इसके बाद अगर आगरा के किले से रिलेटेड और चीजें देखें तो आगरा का किला किससे बना है, तो लाल बलुआ पत्थर का बना है। लाल बलुआ पत्थर का बना है। तो बहुत ही प्रसिद्ध किला है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। सांस्कृतिक अगर स्तर पे देखा जाए तो देखिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि 1983 में भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जा रहा था। तो उस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आगरा के किले को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, दूसरे स्थल की अगर बात करें अपन तो दूसरा स्थल जो है उसका नाम है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल भी कहां पर है, आगरा में है। ताजमहल कहां पर है, तो आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां जो है मुगल वंश का बहुत ही बेहतरीन शासक था। इसके टाइम पे वास्तुकला जो है वह बहुत ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, ये मुगल वंश में बाबर, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर का बेटा था शाहजहां। ठीक है, ताजमहल जो है इसमें संगमरमर का यूज किया गया है। संगमरमर की बनी इमारत है जो कि मकराना से इसके लिए पत्थर लाया गया था। मकराना जो है वैसे ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है ना, और मकराना एक और जगह है, मकराना ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान का जो कोस्टल वाला एरिया है उसको मकराना कहा जाता है। ठीक, ताजमहल क्यों बनाया गया था, इसकी विशेषता क्या है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ताजमहल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको अजूबा भी कहा जाता है। विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक ये भी है। ठीक है, ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। ठीक है, मुमताज महल की वैसे डेथ हो चुकी थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो है यह खानदेश में पड़ता है। खानदेश वैसे कोई देश नहीं है, लेकिन नर्मदा और गोदावरी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको खानदेश पहले कहा जाता था। आज के समय में जो बुरहानपुर है वह मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का क्या है, एक जिला है। ठीक है, तो मुमताज महल की डेथ डिलीवरी के टाइम पे कहाँ हो गई थी, बुरहानपुर में हो गई थी, है ना। और उसके बाद इनकी जो पहली कब्र थी वह बुरहानपुर में ही थी। बाद में उस कब्र में से निकाल करके मुमताज महल को आगरा लाया गया और उसके ऊपर फिर किसका निर्माण किया गया, तो ताजमहल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को ये पता चल गया होगा। ठीक, अब हम लोग अजंता की गुफाएं इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद एक जिला है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वैसे औरंगाबाद एक बिहार का भी जिला है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन में ना लें, हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। ठीक, औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, एक नदी है जिसका नाम है वाघोरा नदी। है ना, वाघोरा नदी। इसी नदी के किनारे पर अजंता की गुफाएं हैं। इन गुफाओं की कुल संख्या 29 है। कितनी है, तो 29 है। और ये गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, बौद्ध धर्म में
विहार बहुत प्रचलित होते हैं। विहार का मतलब ये होता है कि रुकने का स्थान, ठहरने का स्थान। तो गर्मी, बरसात, जाड़ा, सर्दी में ऐसा होता था कि जो भिक्षु होते थे वह रुकने के लिए कहीं चट्टानों को काट करके मकान नुमा संरचना बनाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। ठीक है, उनके ठहरने का जो स्थान होता था उसी को विहार कहते हैं। ठीक, तो जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें टोटल कितने, 29 गुफाएं हैं और उन सब में विहार है। ठीक है, और उन गुफाओं में क्या किया गया है, भित्ति चित्रकारी यानी कि दीवारों के ऊपर चित्रकारी की गई है। बहुत प्रसिद्ध चित्रकारियां की गई हैं और भारत में सबसे पुरानी चित्रकारियां माना जाता है इनको। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखें तो घोड़े के नाल की संरचना है। जो अजंता की गुफा है, पूछ लेता है वैसे एग्जाम में कि अजंता की गुफा की संरचना कैसी है, तो घोड़े के नाल की तरह संरचना है। और यहाँ पर जो भित्ति चित्रकारी की गई है, जो दीवारों के ऊपर चित्र उकेरे गए हैं, उनमें किसको दर्शाया गया है, तो जातक कथा को। ठीक है, जातक कथा है ना, कहानियों के रूप में कहना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, जातक कथा कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है उसका नाम है एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं ये भी कहां पे है, औरंगाबाद में ही है। अब कौन से औरंगाबाद में, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। एलोरा जो है 90 किलोमीटर होगा, लगभग 60 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 60 से 90 किलोमीटर, यानी अजंता से 60 से 90 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं। यह किससे संबंधित है, तो ये गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू, इन तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, यहां पर कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म की 1 से लेकर 12 तक जो गुफा है वह कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 13 से लेकर के 29 तक जो गुफा है वह किससे संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेकर के 34 तक, यानी कि 30 से लेकर के 34 तक की जो गुफा है वह किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो भारत की सबसे प्रसिद्ध गुफाएं मानी जाती हैं एलोरा और अजंता, दोनों गुफाएं। आप देख सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है कि जब भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा रहा था तो उनमें से ये दोनों गुफाएं शामिल थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 क्या है इसमें, तो यहां पर है कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। गुफा नंबर 16 में यहां पर क्या किया गया है कि चट्टान को ऊपर से काट करके, नीचे से नहीं, चट्टान को ऊपर से काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। तो वास्तुकला की एक विशेष शैली यहां पर डेवलप की गई है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इन गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया, तो कृष्ण प्रथम किसने करवाया, कृष्ण प्रथम। किससे संबंधित है, तो राष्ट्रकूट। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर एक राष्ट्रकूट राजवंश थे, है ना, तो उन्हीं के एक शासक थे कृष्ण प्रथम। उन्होंने ही एलोरा की गुफा, और साथ में इसमें यादव वंश का भी योगदान रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एलोरा की गुफाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो यहाँ पर इनफ है ना। उसके बाद आगे अगर अपन बात करें, अब हम लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पूर्वी गंग एक शासक थे इस वंश से संबंधित, यानी जिस वंश का नाम था पूर्वी गंग, का नाम था नरसिंह प्रथम।
तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक, यहाँ पर क्या खास है? तो वैसे सूर्य मंदिर है उसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट गर्भगृह में जाती है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, यहाँ पर 7 घोड़े तथा 24 पहिए, मतलब 7 घोड़े 24 पहियों के एक रथ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट का बहुत ही बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। कहां पर? कोणार्क के सूर्य मंदिर में। तो यूनेस्को ने भी इस स्थल को माना कि यहाँ एक जगह है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपन शामिल कर सकते हैं। तो 1984 में 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। ठीक, इसके बाद आगे क्या है? महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पे है? तो कांचीपुरम में। कांचीपुरम। अब ये कांचीपुरम कहाँ पे है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में। कांचीपुरम की वैसे साड़ियाँ भी बहुत फेमस है। कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत फेमस है ना। तो कांचीपुरम में कुछ शासक शासन करते थे, पल्लव वंश के शासक, है ना। तो पल्लव वंश के शासकों ने कांचीपुरम के स्मारक का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब से? तो 7वीं और 8वीं शताब्दी, 7वीं और 8वीं शताब्दी के ये स्मारक है। ग्रुप है ये, 4 से 5 मंदिरों का एक समूह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोवा के चर्च। गोवा के चर्च जो है, इनका निर्माण, गोवा के चर्च का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था। पुर्तगाली। गोवा के चर्च का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत में अगर पहले विदेशियों की बात करें तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498। सबसे पहली बार भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में छोड़ करके गए थे 1961 में, है ना। भारत को सबसे लास्ट में छोड़ने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो जो गोवा के चर्च हैं बहुत फेमस चर्च है ना। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट भी बोलते हैं उनको। तो उनका निर्माण किसने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने करवाया था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी देखिए कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में पड़ता है। कहाँ पर है? तो आगरा में। आगरा यानी मेन सिटी से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। 36 किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना। उन्हीं जगह पर अकबर ने, किसने? अकबर ने स्मारक बनवाए थे। यहाँ पे क्या क्या है? तो पंचमहल है, और क्या है? बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। पंचमहल हो गया। ठीक है, हवा महल हो गया। सॉरी, हवा महल नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। उन्होंने अपनी रानी की याद में बनवाया था उसको। हवा महल तो जयपुर में। वैसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में ही है। अब ये शेख सलीम चिश्ती कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज्यादा अकबर मानता था। जब अकबर के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था तो इनकी दरगाह में वह गया था। तो शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जा करके जहांगीर हुआ। ठीक है, जहांगीर हुआ। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम ही था, जो कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने उनका नाम रखा था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है अकबर की राजधानी भी रही। लेकिन पानी की किल्लत की वजह से, पानी की कमी की वजह से अकबर ने फिर राजधानी अपनी शिफ्ट कर ली थी। हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे देखते हैं हम्पी के स्मारक। ठीक है, हम्पी के स्मारक जो है इनको भी 1986 में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो बेल्लोर, बेल्लोर जिला है कर्नाटक में। बेल्लोर कहाँ पड़ता है? तो बेल्लोर कर्नाटक का एक जिला है, वहीं पर हम्पी के स्मारक है। कौन सी नदी के तट पे? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक नदी है जो कर्नाटक से होकर के गुजरती है। इसका पुराना नाम क्या है? पंपा। क्या नाम है? पंपा। ठीक है, तो वहीं पर हम्पी के स्मारक है। हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर साम्राज्य जो हुआ करता था, उसकी राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में। किसने की थी? तो हरिहर तथा बुक्का, हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और यह विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? हम्पी थी। यहीं पर तुंगभद्रा नदी के तट पर इसको बसाया गया था। बहुत ही बेहतरीन, एक समय में जो कृष्णदेव राय हो गए, चाहे तेनाली रामन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो सब यहीं पे रहते थे, विजयनगर साम्राज्य में ही रहते थे। बहुत ही प्रसिद्ध समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था उस समय, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, है ना। इसके अगल बगल के जितने भी साम्राज्य हुआ करते थे उनकी कड़ी नजर हो गई विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, जिसमें कि आपका गोलकुंडा हो गया, उसके साथ साथ बीजापुर हो गया, बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया, है ना, बरार हो गया, इन सब की नजर पड़ी इनके ऊपर। और 1556 में 5 साम्राज्यों ने मिलकर के विजयनगर के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 5 अगल बगल के 5 साम्राज्य ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य से युद्ध लड़ा और विजयनगर वो युद्ध हार गया और उसके बाद पूरे तरीके से विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया था। केवल अब अवशेष बचे हैं वहां पे। ठीक है, तो हम्पी में क्या है? तो विट्ठल मंदिर, विट्ठल टेम्पल या विट्ठल मंदिर, और विरूपाक्ष टेम्पल जो है, ये 2 प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हम्पी के स्मारक हैं उनको भारतीय नोटों पर भी जगह दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ऐसा कौन सा नोट है जिसके ऊपर हम्पी के स्मारक हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। देखिए, खजुराहो के जो मंदिर है इनको भी 1986 में 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब खजुराहो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। तो छतरपुर की एक तहसील है वैसे खजुराहो। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड रीजन लगता है, बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है। ठीक, तो खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि 950 से लेकर के 1050 यानी कि 1050 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, खजुराहो फेमस क्यों है? तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर क्या है? तो यहां पर रति क्रिया को दिखाया गया है। रति क्रिया, संभोग भी कहते हैं, है ना, और उसके साथ साथ मैथुन क्रिया को दिखाया गया। यहां पर खजुराहो के मंदिर आप समझ सकते हो कि पूरे मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया जा रहा था, मध्य प्रदेश के स्थानों को, तो उनमें पहले स्थान पर इसी को रखा गया 1986 में। बाद में आगे देखेंगे कि सांची है उसको 1989 में रखा गया, फिर उसके साथ साथ भीमबेटका है उसको 2003 में रखा गया, लेकिन यह ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहां पर की विदेशी यात्री खास करके यहाँ पर देखते हैं। खजुराहो नृत्य भी होता है यहाँ पर। खजुराहो में क्या होता है? शास्त्रीय संगीत का भी आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय संगीत का 1975 या 76 से इसकी शुरुआत हुई। तो भारत भर के जितने भी क्लासिकल डांसर होते हैं, शास्त्रीय संगीत, है ना, संगीत नहीं बोल सकते, शास्त्रीय डांस होता है ऐसे। ठीक है,
क्लासिकल डांस होता है, यहाँ पर लोग आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या क्या, तो कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। खजुराहो का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो क्या है, तो कंदरिया महादेव। उसके साथ साथ 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल भी है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल है। ठीक है, अगर टोटल बात करें तो टोटल पहले एक समय में 80 to 90, 80 से लेकर के 90 मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे टूट फूट कर करके अभी प्रेजेंट टाइम में 20 से 25 यहाँ पर बचे हुए। ठीक है, औरंगजेब ने, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर अटैक किया था और जितनी भी मूर्तियां थी सबको खंडित कर दिया है ना। तो यानी कि किसी का नाक टूट गया तो किसी का कान तोड़ दिया उसने, तो किसी की आंखें फोड़ दी उसने। तो आज के समय में टेम्पल तो भले ही है वहां पे, लेकिन किसी में पूजा नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।